ओके, वेलकम टू सर्वश्रेष्ठ क्लासेस। ये आपके सेकंड ग्रेड के इडियम्स एंड फ्रेजेस नाम का टॉपिक है और इसमें हम पर डे 3 या 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। तो आज हमारा डे 1 है और आप इसको देखें। सबसे पहले टू स्प्लिट हेयर्स, टू स्प्लिट हेयर्स। हमेशा ये जो इडियम्स होंगे आपके जनरली टू से शुरू होंगे और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा। जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है तो हम उससे टू इन्फिनिटिव कहते हैं। टू इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद भी कुछ आ सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हो टू स्प्लिट हेयर्स। हेयर्स भी आया ना, उसमें टू आया, फिर स्प्लिट आया जो कि वर्ब है, और फिर हेयर्स आया, नाउन है। तो टू स्प्लिट हेयर्स पूरा टू इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाता है। फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह। उस शब्दों के समूह के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो आप बता रहे हो। तो आप टू इन्फिनिटिव बता रहे हो तो टू इन्फिनिटिव एक फ्रेज के अंदर आ सकता है। और जनरली ये इडियम्स वगैरह और इस तरह की चीजें टू इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर में आती हैं। आरपीएससी आपको वो पूरा देगी, टू स्प्लिट हेयर्स, और फिर आपको 4 ऑप्शन देगी और आपसे कहेगी कि इनमें से कौन सा परफेक्ट मीनिंग है टू स्प्लिट हेयर्स का। तो अब हम समझते हैं कि टू स्प्लिट हेयर्स किसे कहते हैं। हिंदी में अपन कहते हैं बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना। और अधिकतर हम में से समझते हैं कि बाल की खाल निकालना किसे कहते हैं। बाल की खाल निकालना किसे कहते हैं? कोई डिस्कशन चल रहा है और उसमें कोई अपना एक पॉइंट रख रहा है। आप चाहो तो उस पॉइंट को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, आप स्वीकार कर सकते हो, पर आप क्या करते हो, जबरदस्ती उस स्थिति में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए अननेसेसरी एक अन्य पॉइंट उठाते हो जो कि एक्चुअली अनइम्पॉर्टेंट है और अननेसेसरी है। उस तरह की स्थितियों को हम कहते हैं टू स्प्लिट हेयर्स। मतलब जहां इस एक आइडिया से काम चल सकता था उसको भी आपने 2 में करके और उसमें और अंदर घुस के और उसको एक ऐसी स्थिति बना दी जो अब लगता है कि अब इसका क्या करें। अननेसेसरी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना जहां पर किसी कॉन्फ्लिक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, वो है टू स्प्लिट हेयर्स। तो ये है आपका टू स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना। इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा टू गो इनटू अननेसेसरी फाइनर डिटेल्स। फाइनर यानी बारीकियां, और तरह की बारीकियां ढूंढना जहां बारीकियों की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका फर्स्ट है। आज का हमारा सेकंड है टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। अभी एक स्थिति है, आप कल्पना करो कि कोई जगह है जहां शांति से बहुत सारे कबूतर हैं और वो दाने चुग रहे हैं, और आप अचानक क्या करते हो, वहां एक बिल्ली ले जाते हो और उन कबूतरों के बीच उस बिल्ली को खड़ा कर देते हो। आप कल्पना करो कि स्थिति क्या होगी। उस बिल्ली के सडनली वहां आने की वजह से उन कबूतरों की स्थिति क्या होगी, वहां क्या होगा? सबसे पहले तो हड़कंप मच जाएगा, बिल्ली के आने से हड़कंप मच जाएगा, एंड कबूतरों को एक खतरा महसूस होगा, और वो भी अननेसेसरी है। ये बिल्ली ना होती तो वैसे कोई खतरे वाली स्थिति नहीं थी, पर इस बिल्ली के आने से बहुत सारे खतरे वाली फीलिंग्स महसूस होने लगी। तो वो है हड़कंप मचाने वाली स्थिति, बिल्ली के आ जाने से कबूतरों के बीच। और इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा टू कॉज अनएक्सपेक्टेड फियर
और डिस्टर्बेंस, मैंने और डिस्टर्बेंस नहीं लिखा है, आप ऐड कर लो, टू कॉज अनएक्सपेक्टेड फियर और डिस्टर्बेंस। इज दिस क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन सब आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं जो भी कर रहे हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं और हम पीसफुली क्लास में पढ़ रहे हैं, पीसफुली घर जाके अपना होमवर्क कर रहे हैं, जो भी काम करना है सब शांति से कर रहे हैं और अभी अपने दिमाग में किसी तरह का टेंशन नहीं है। सडनली कहीं से खबर आती है कि सुना है कि 2 महीने बाद तो ना एग्जाम्स हैं, आरपीएससी ने डेट डिक्लेयर कर दी और 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं। अब क्या हुआ? हम सब उन कबूतरों की तरह हैं जो शांति से पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और ये खबर कि 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं, डेट 2 महीने बाद की है, वो बिल्ली बन गई जो कि हमारे बीच आके खड़ी हो गई और अब हमारी हालत तो खराब हो गई। तो वो हुआ टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। ये लिटरल नहीं है कि कबूतरों के बीच वो बिल्ली है ना, ये नहीं है कि किसी पीसफुल ग्रुप में किसी ऐसे व्यक्ति का आ जाना, सिर्फ ये मीनिंग्स नहीं है। ये इस तरह की बात भी हो सकती है कि हम शांति से कर रहे हैं, माहौल शांत है और उसमें अशांति पैदा करने वाली कोई बात हो गई, सडनली कोई बात हो गई, उससे क्या हुआ? हड़कंप मच गया। टेक अनदर एग्जाम्पल, शादी के लिए सब कुछ रेडी है, सेट है ना, पंडाल लग गए, मेहमान आ गए, सब कुछ आ गए, बारात आने की देरी है और फिर सडनली कोई व्यक्ति खबर लाता है, सब खुशी हंसी खुशी का माहौल है, सडनली कोई खबर लाके आता है कि दूल्हे वालों की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि अगर इतना दहेज नहीं दिया या ये गाड़ी नहीं दी ना तो आप वापस जा रही है बारात। अब क्या होगा? वहां हड़कंप मच जाएगा, पता ही नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी। Isn't it? वो है, वो खबर जो आई वो सच्ची है या झूठी है वो सब छोड़ो, पर उस खबर ने उस बिल्ली का काम कर दिया जो कि कबूतरों के बीच आकर इतना सारा वो हड़कंप मचा गई। इज इट क्लियर? ये है टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। तीसरा देखो, टू टेक द क्राउड बाय स्टॉर्म। अक्सर ऐसा होता है, सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, अपन एक जनता के रूप में एक्चुअली इतने भोले होते हैं कि अपने को अगर आज पता चले दशहरा मेले में कोटा में फलाना कोई छोटा मोटा स्टार आ रहा है जिसको शायद तुमने 1-2 बार टीवी पे देख लिया, वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, छोटा मोटा ही है, पर वो छोटा मोटा भी हमारे लिए तो एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता है और इसलिए वो आके थोड़े से लटके झटके कर जाता है जितने में बस अपन तो खुश हो गए, वो तो छा गया हमारे बीच, है ना। उसने एक ऐसा इम्प्रेशन या इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाला कि वो कुछ भी करे, हम एक्चुअली उसको क्रिटिसाइज नहीं करने वाले, हम तो उसको बहुत एप्रिसिएशन देंगे क्योंकि हमारी नजर में वो एक स्टार है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? ही टेक्स द क्राउड बाय स्टॉर्म, वो छा जाता है। कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, टीवी स्टार हो, ये सब जरूरी नहीं है। कई बार एक अनजान गायक है, एक अनजान डांसर है जो बहुत टैलेंटेड है ना, और आप उस तरह के किसी व्यक्ति को सुनते हो या देखते हो परफॉर्म करते हुए, तो आप इतने खुश होते हो उस परफॉर्मेंस से और आप उसकी इतनी वाहवाही करते हो, उसने आपका दिल जीत लिया, वो छा गई और उसने समा बिल्कुल बांध दिया। इज इट क्लियर? तो ये है आपका टू टेक द क्राउड बाय स्टॉर्म। इज दिस क्लियर टू यू? टू टेक द क्राउड बाय स्टॉर्म। अब चौथा और पांचवा बहुत इंटरेस्टिंग है
और आपको इसको बारीकी से समझना है, क्योंकि इनके मीनिंग्स में कुछ हद तक सिमिलैरिटी है। तो पहले हम इन दोनों को समझें। वाटरलू, क्या है ये वाटरलू? आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पता हो, और आप सब क्योंकि सेकेंड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है हिस्ट्री में नेपोलियन वगैरह पढ़ते होंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा नाम है फ्रेंच हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में। और नेपोलियन बोनापार्ट वो शख्स थे जो कि आगे से आगे जीत हासिल करते चले गए। फिर क्या हुआ? फिर वो रशिया के वाटरलू नामक जगह पर उन्होंने आक्रमण किया। अब वाटरलू कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटी सी जगह थी, पर वहां के लोग बड़े समझदार थे। उन्होंने ये भाप लिया कि नेपोलियन की फौज आने वाली है, और इसलिए उनके पास ताकत नहीं थी। उनके पास अगर आप देखो तो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताकत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? भोजन पानी का सप्लाई काट दिया। अब कोई भी कितना ही ताकतवर हो, उसको पानी चाहिए। He cannot survive without that. He cannot survive without food. है ना? नेपोलियन की आर्मी में उतराही वाली स्थिति हो गई, क्योंकि पानी नहीं था। और ये लोग क्या करते रहे? गावड़े में और अंदर घुसते रहे, और अंदर घुसते रहे, और अंदर घुसते रहे। वाटरलू के लोग, नेपोलियन के लोग, और अंदर और अंदर और अंदर, और वो पानी से बिल्कुल कट ऑफ हो गए। उन्होंने तो प्लानिंग की थी, वाटरलू के लोगों ने, काम कर गया वो, और नेपोलियन की आर्मी को भागना पड़ गया। तो नेपोलियन कितना ही बड़ा शख्स रहा हो, कितनी ही बड़ी उसकी पावर रही हो, एक पॉइंट उसका डिफीट का पॉइंट रहा। एक चीज ऐसी रही जो उसके लिए तो संभव नहीं रही, उसको मुंह की खानी पड़ी, उसको हार माननी पड़ी। वो पॉइंट वाटरलू है। अब हम नेपोलियन को छोड़कर अपन के संदर्भ में समझते हैं, है ना? आप हो सकता है हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, जीके में बहुत अच्छे हो, फलाने में बहुत अच्छे हो, उसमें भी बहुत अच्छे हो, आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाता है, सब कुछ, आप बहुत मेहनती भी हो। पर जब मैथ्स की बात आती है ना, तो कुछ हो जाता है, ये मेन स्विच ऑफ हो जाता है, नहीं समझ में आता। वो मैथ्स पढ़ा रहा है तो यहाँ तो बत्ती गुल हो गई। वो आपका वाटरलू है। आप सब सब्जेक्ट्स में करते चले जाओगे, बट इस एक काश जीके में ये एक सब्जेक्ट ना होता तो मैं कब का फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड कर चुका होता। पर क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है और ये मेरा वाटरलू है, ये मेरा वाटरलू है, इसमें मैं जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा डिफीट का पॉइंट है, उसे हम वाटरलू कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लास्ट पे आते हैं, एक्किलीज हील, जो वाटरलू से कुछ कुछ आपको मिलता हुआ सा नजर आएगा। मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगी, तो टेस्ट पेपर में जो ऑप्शंस होंगी उनमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको फर्क समझा रही हूं। अब ये देखो, व्हाट इज एक्किलीज हील? एक्किलीज, आप सब इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो और आपने कम से कम बीए में लिटरेचर कर रखा है। अगर आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो तो आपने बीए में लिटरेचर कर रखा है। एमए नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, और एमए कर रखा है तो आप तो प्रॉपर लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो। तो आपको इस एक नाम के बारे में पता होना चाहिए, एक्किलीज, ये कौन थे। और इनको समझाने के लिए मैं आपको अपने कल्चर की एक चीज से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, फर्स्ट मैं आपको एक्किलीज की कहानी सुना रही हूँ। एक्किलीज एक बहुत फेमस योद्धा का नाम है, बहुत फेमस ग्रीक योद्धा का नाम है, यूनानी योद्धा। और जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं, चाहे अपने इंडिया के रामायण महाभारत हो, चाहे ग्रीस का, आपको पता है आप सबने सेकेंड ईयर लिटरेचर में चैपमैन्स होमर पढ़ रखा है,
आप सबने पढ़ रखा है ना? तो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, तो आपने होमर का नाम सुन रखा है। और होमर ने 2 महाकाव्य लिखे थे, द इलियड एंड द ओडिसी। दो महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं, है ना? और इटली में वर्जिल नाम के बहुत फेमस एपिक राइटर, एपिक का मतलब महाकाव्य लेखक थे वर्जिल, और उन्होंने इनीड नाम की रचना लिखी, इनीड। अब ये अगर आप 5 महाकाव्यों को ले लो, इट डजंट मैटर इंडिया का है, इटली का है, ग्रीस का है, इन सब में एक कॉमन फैक्टर आपको ये मिलेगा, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, एंड अक्सर इस युद्ध के पीछे कोई महिला कारण बन गई। दिस इज देयर, है ना? वो महिला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो युद्ध इंपॉर्टेंट है, और वो युद्ध कितना भयंकर था और उसमें क्या क्या हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्किलीस एक योद्धा थे। एक्किलीस के पिता एक योद्धा थे। एक्किलीस की मां थी थेटिस नाम की एक महिला, एक्किलीस की मां। जब ये बेटा पैदा हुआ तो एक्किलीस की मां ने देवताओं से प्रार्थना करके कहा कि तुमने मेरे को ये बच्चा तो दे दिया, पर मैं तो हर पल घबराऊंगी कि इस बच्चे का क्या होगा। इसके तो पिता भी जब देखो युद्ध में रहते हैं, मैं अकेले इसको कैसे संभालूंगी। मुझे कुछ तो दो, मेरे बेटे को कुछ तो तुम ढाल दो, जिससे कि मैं संतुष्ट हो सकूं और मैं तसल्ली कर सकूं कि मेरा बेटा सुरक्षित है। देवताओं ने सुन ली। देवताओं ने कहा एक काम करो, ये तालाब रहा, तुम अपने बेटे को इस तालाब में डुबो दो। इस तालाब में डुबो दो, उसका नतीजा ये होगा, इस तालाब का जो पानी है उसमें वो ताकत है कि वो शरीर को अमर कर दे। तो तुम ऐसा करो, अपने बेटे को इस तालाब में डुबो दो, तो उसका शरीर जो है अमर हो जाएगा। थेटिस ठहरी मां। थेटिस ने अपने बेटे को एड़ी से पकड़ा, डुबोया, पर एड़ी नहीं छोड़ी, एड़ी नहीं छोड़ी, बाकी पूरी बॉडी अमर हो गई। एक्किलीस को कहीं भी तीर मारो वो नहीं मरेगा, एड़ी पे मार दो मर जाएगा। और तुम्हें पता है अपने कल्चर में रावण की नाभि, यू नो इट, है ना? तो एक्किलीस हील का मतलब हुआ हमारी कोई कमजोरी, और वो एक ऐसी कमजोरी है जो लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को पता चल गया तो वो फायदा उस कमजोरी का उठा सकता है। हमारी उस कमजोरी के बारे में किसी को पता चल जाए तो वो उसका बिल्कुल फायदा उठा सकता है। ना पता रहे वहीं तक ठीक है। जब तक कि किसी को पता नहीं था रावण की नाभि का, है ना, तब तक तो रावण वाज सेफ। इट इज ओनली व्हेन विभीषण इन्फॉर्म्ड कि वो चक्कर पड़ा ना, उसी तरीके से हमारा जो एक्किलीस हील है वो कुछ भी हो सकता है। आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ हो सकता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ हो सकता है, आपके परिवार के बारे में कुछ हो सकता है ना? पर वो सामने वाले को ना पता चले तो ठीक रहता है। अक्सर तुम लोगों को ऐसी स्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एक घर में 2 बेटियां हैं, पहली बेटी की शादी हो गई और वो घर छोड़ के आ गई, अब वो तलाक जैसा कुछ मामला चल रहा है। अब दूसरी बेटी की शादी होनी है। अब वो माँ बाप क्या करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि ये वाली खबर जो है ना ये लड़के वालों तक ना जाए, शादी हो जाए फिर देखेंगे। तब तक वो कैसे ना कैसे, सपोज ऐसी कोई स्थिति है, या इवन लड़के वाले हैं जिनके यहाँ 2 बेटे हैं, बड़ी बहू तो चली गई रूठ के घर, छोटे बेटे की शादी होनी है, तो वो ससुराल वाले क्या करेंगे, उस बड़ी बहू को बहला फुसला के मना के कुछ समय तक तो घर ले आएंगे कि भैया तू तो शादी तक तो रुक जा, क्योंकि उनका मकसद क्या रहता है,
ये पोल खुल गई ना, ये बात निकल गई, ये हमारी फैमिली का एक वीक पॉइंट है, ये निकल गई तो फिर इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर वो रिश्ता टूट सकता है, कुछ हो सकता है दूसरे बेटे का। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अपन एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां ऐसी चीजें होती हैं, तो तुम रियल लाइफ से इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने की कोशिश करो। इज इट क्लियर? तो वो क्या वो स्थिति कि बड़े बेटे की बहू रूठ कर चली गई, उस परिवार के लिए एक्किलीज हील है। वो नहीं चाहेंगे कि वो खबर कभी भी वो दूसरे बेटे के शादी के मामले में कहीं पर भी जाए, ये पता ना रहे, वही ठीक है। डू यू गेट दिस? सो दिस इज फॉर डे 1, दिस मच इज इनफ। अब हम कल करेंगे डे 2, ऑलराइट? ओके, एंड मैं इसका टेस्ट लूंगी जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा।